साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और अब कुछ और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं जो कि आपके डीबीटी जेआरएफ 2022 के कुछ क्वेश्चंस हैं। और जैसा कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और मैंने आपको बताया था कि बेसिक केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर को भी लेकर डीबीटी जेआरएफ 2022 में, हालांकि आप 2021 का पेपर देखेंगे तो वहां पे आपको इतने क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बट आप मान के चलिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने स्ट्रक्चर बना से आपसे पूछे हैं और बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो उसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपका और पूछा गया है जो कि क्वेश्चन आईडी आपकी 625 है। और यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इफ एनी इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मॉलिक्यूल ए वर्सेस मॉलिक्यूल बी। कहने का मतलब ये है कि ये पूछ रहे हैं कि ये आपको दो स्ट्रक्चर इन्होंने बना के दिया है ए और बी, और कह रहे हैं कि क्या इसमें कोई मॉलिक्यूलर वेट का फर्क है। तो इसको पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले सारे स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे बारीकी से देखना होगा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो स्ट्रक्चर यहाँ है वही स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फिर एक आपको स्ट्रक्चर इस तरीके का आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, और यहाँ पर भी आप कंपेयर करेंगे तो ये सारी चीजें ऑलरेडी एज इट इज है। बट यहाँ पर जब आप एक चीज गौर करेंगे तो यहाँ पर जो है ये O के साथ एक सिंगल बॉन्ड लगा है और यहाँ पर O के साथ क्या हुआ है, आपका OH लगा हुआ है। और एक चीज मैंने आपको और बताया था कि जब भी हम कभी भी किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कोई भी मॉलिक्यूल का इस तरीके से अगर हम उसको देखते हैं तो हम उसको एज अ CH3 डोनेट करते हैं, उसको एज अ मिथाइल ग्रुप हम पढ़ते हैं। याद आया, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से जब स्ट्रक्चर जाता है और यहाँ पे अगर ऐसे लगा दिया जाए तो हम इसको क्या बोलते थे, मिथाइल बोलते थे। जो कि मैंने, अगर आपने मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले वीडियोस को देखा होगा तो वहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए ये कॉन्सेप्ट आपको दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको क्या ट्रीट करते हैं, मिथाइल ट्रीट करते हैं। तो यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये आपका CH3 है और यहाँ पे केवल आपका OH है। तो अगर आप CH3 का मॉलिक्यूलर वेट अगर आप कंपेयर करिए तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है, उसका जस्ट डबल जो होता है वो आपका बेसिकली क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो यानी कि ये 12 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 1 रहता है तो ये आपका 3 जोड़ दीजिए, यानी कि यहाँ पे 15 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे केवल O के साथ H लगा हुआ है, तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये आपका केवल 1 ही रह जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करने जाएंगे तो यानी कि आप 15 में से अगर एक घटा दें तो यानी कि 14 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ए जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो 14 डाल्टन ज्यादा होगा। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए इज ए मोर देन बाई 14 डाल्टन। तो यानी कि इस क्वेश्चन का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 625 क्वेश्चन आईडी है और राइट आंसर इसका 2499 है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। काफ़ी खतरनाक तरीके से स्ट्रक्चर बनाया था जो कि आप एक बार में इसको नहीं सॉल्व कर पाएँगे या देख के डर जाएँगे, बट ऐसे क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उन्हीं सब कॉन्सेप्ट को लगा के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जहाँ पे इन्होंने पूछा है कि ये भी आपका बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे पूछा है कि हाउ मैनी काइरल सेंटर्स जो हैं वो आपके प्रेज़ेंट हैं इन द दीज़ 2 मॉलिक्यूल्स। यानी कि एक मॉलिक्यूल आपको ये दिया गया है और एक मॉलिक्यूल आपको ए दिया गया है, बी दिया गया है। तो आपको इसमें कायरल सेंटर देखना है। तो सबसे पहली बात, कायरलिटी वर्ड आपने पढ़ा होगा जब आप कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह पढ़ते हैं। तो बेसिकली कायरल कार्बन्स क्या होते हैं कि ऐसे कार्बन, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कि कायरल कार्बन वो कार्बन होते हैं जहाँ पर आपके 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं। जैसा कि हम अमीनो एसिड्स वगैरह में देखते हैं, तो मान लीजिए कि ये कार्बन की वैलेंसी जो होती है ये 4 होती है, तो यहाँ पे जो चारों ग्रुप होंगे वो डिफरेंट होंगे। मान लीजिए कि ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है और ये मान लीजिए कि टी है, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से अगर आप नामकरण कर दें तो यहाँ पे जो कार्बन के जो चारों ग्रुप हैं, अगर वो मतलब जिसकी इसकी बॉन्डिंग हुई है, अगर वो डिफरेंट एलिमेंट से कह सकते हैं कि अगर वो अटैच होते हैं उनमें, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कायरलिटी बोलते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपसे कायरल का रिगार्डिंग वही पूछा गया है। तो कायरल कार्बन कब होंगे, जब जब अगर आप इसको पहचानने का जो एक सबसे आसान तरीका होता है कि 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो जहाँ पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, अगर सपोज दैट ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी में 4 बॉन्ड होने चाहिए। अगर इसने किसी भी एटम के साथ अगर 2 बॉन्ड बना लिया तो रिमेनिंग ये केवल एक-एक बॉन्ड बनाएगा, यानी कि इसने अपने दोनों बॉन्ड जो है वो कंज्यूम कर दिए और यहाँ पे आपको 4 फंक्शनल ग्रुप आपको नहीं देखने को मिलेंगे। समझ रहे हैं? ये जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं ये आपके क्या है, फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक है? तो ये फंक्शनल ग्रुप्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए क्या है कि जहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिखेगा वहाँ पे कायरलिटी जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इस वजह से ये पोर्शन आपका खराब हो जाएगा।
यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये पोर्शन खराब हो जाएगा और ये पोर्शन आपका खराब हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको बीच में कार्बन सेंटर मान लूँ, तो इस तरीके से जब आप देखेंगे, हालाँकि यहाँ पे मैं इसको वापस से क्लीन करके आपको दिखा देता हूँ। तो अगर सपोज़ दैट जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसको मैंने कैंसल आउट कर दिया है। अगर आप यहाँ पे इसको कार्बन मान लेंगे तो एक ग्रुप आपको ये मिल जाएगा, ठीक है? एक फंक्शनल ग्रुप आपको ये मिल जाएगा, ठीक है? अगर आप इधर देखना चाहें तो एक आपको यहाँ मिल जाएगा और एक आपको ग्रुप जो होगा वो आपको यहाँ मिल जाएगा। मतलब इस तरीके से आप पूरी चीज़ों को देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कार्बन नंबर में आपको ये जो है वो केवल मतलब 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मिल जाएँगे। तो यानी कि यहाँ पे जो कितने कायरल कार्बन सेंटर हैं, तो यहाँ पे केवल और केवल एक जो है वो कार्बन का कायरल सेंटर है। तो यानी कि आपके ये दोनों ऑप्शंस कैंसल आउट हो गए। अब इन इसमें आपको पहचानना है। अब यहाँ पर जब आप देखने आएँगे, तो यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो यानी कि ये वाला आपका कैंसल हो जाएगा और ये वाला आपका कैंसल हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जब आप कार्बन को अगर बीच में रखेंगे तो एक फंक्शनल ग्रुप आपका ये हो जाएगा, ठीक है? उसी के साथ में आपका ये वाला जो अटैच हुआ है इसको आप एक फंक्शनल ग्रुप मान सकते हैं और एक आप इधर से देख लीजिए आपका ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा और कार्बन के साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी अंडरस्टूड इसको माना जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और अगर मैं इसको क्लीन कर दूँ, ठीक है? थोड़ा-सा यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है? तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस बाद में ही करिएगा जब आप एकदम से लगे कि मेरे और भी क्वेश्चंस नहीं हो पाएँगे। तो दूसरा कार्बन कायरल सेंटर अगर आप यहाँ पे भी मान लें तो भी आपको एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ मिलेगा, एक फंक्शनल ग्रुप आपको यहाँ मिलेगा और एक आपको H यहाँ मिलेगा और बाकी ये आपका एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा। मतलब कुल मिला से इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा वहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा वो एक कायरल कार्बन आपको यहाँ देखने को मिलेगा और 2 कायरल कार्बन जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। बाकी एट लीस्ट अगर दुनियादारी नहीं जानते हैं तो कायरल वाला जान लीजिएगा कि जो आपका कायरल जो होते हैं उसमें कार्बन की वैलेंसी 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से होनी चाहिए और अमाइनो एसिड इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल होता है जहाँ पे आपको देखने को मिलता है। फिर वहाँ पे ग्लाइसिन का एग्जांपल आता है जो आपका एक कायरल कार्बन वहाँ पे शो करता है। तो वही वाली स्टोरी है। बाकी डबल बॉन्ड जहाँ-जहाँ आएगा वहाँ पे कायरलिटी जो होती है वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। अगर डायरेक्ट डबल बॉन्ड आ जाएगा तो कायरलिटी जो होगी वो खत्म हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से मैंने बता दिया है। तो ये 2 क्वेश्चंस थे जिसको हमने फिगर के माध्यम से आपको मैंने समझा दिया है। इसके बाद अगर हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया है कि इन द प्लांट द ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द लेक्टिन जीन कन्फर रेजिस्टेंस करता है। तो लेक्टिन जो होता है ये बेसिकली आपका बहुत पहले भी डीबीटी 2020 का क्वेश्चन है और उसके पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था। ये आपका कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स होता है जो कि एंजाइमोलॉजी में भी इसको बहुत ज़्यादा इसको आपको पढ़ने को मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट ये आपका क्या है, बाइंडिंग प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन लगा दिया है, एक्सप्रेशन ऑफ द प्लांट लेक्टिन, द एक्टिविटी ऑफ लेक्टिन, जो कि आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं फाउंड इन द सीड एंड स्टोरेज टिश्यू ऑफ ए वैरायटी ऑफ ए प्लांट टिश्यू हैज आल्सो बीन यूज्ड टू प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम इंसेक्ट प्रिडेशन। यहीं से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यानी कि ये जो होता है ये आपके इंसेक्ट को रेजिस्टेंस कराने के लिए आपका यूज किया जाता है। तो दीज लेक्टिन्स आर टॉक्सिक टू सर्टेन स्पीसीज ऑफ द इंसेक्ट के लिए टॉक्सिक होते हैं। तो इसी का यूज करके हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से ऐसा बना लेते हैं जिससे हम क्या करते हैं, प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो विथ दिस इन माइंड द स्नो ड्रॉप लेक्टिन जीन जो आपका यहाँ पे दिया गया है has been introduced into approximately a dozen different plants as compared to non-transformed. The expression of lectin in transformed plant resulted in the reduction in the extent of damage caused by the aphid. दिस स्ट्रेटजी लेड टू द लोअरिंग द अमाउंट ऑफ लीफ मटेरियल ईटन बाय द एम्फिड। बेसिकली अगर आपसे इंसेक्ट में अगर आपकी कोई स्पीसीज पूछे जाएगा तो इसमें जो मेनली स्पीसीज जो इंसेक्ट की हानि करती हैं या उन पे ये असरदार होता है वो आपकी एम्फिड होती है। और इसके अलावा बट द इंसेक्ट मोर्टेलिटी रेट वाज स्लाइटली इंक्रीज। मोर एवर मैनी प्लांट लेक्टिन जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं मैमल्स के लिए। ठीक है, तो कुल मिला के ये एक स्ट्रेटजी और है जहाँ पे हम इंसेक्ट्स के लिए कर सकते हैं और इसके अलावा इंसेक्ट के लिए हमने आपको एक और पूरा डिटेल में पढ़ाया था और वो आपका क्या होता है, बीटी टॉक्सिन होता है। ठीक है, तो बीटी टॉक्सिन का आपका लेक्चर अवेलेबल है। तो एक हमारे पास माध्यम है जहाँ पे हम बैसिलस थायरोजेनेसिस वगैरह से भी कर सकते हैं और अगर उसका एक अल्टरनेट माध्यम देखा जाए तो हम लेक्टिन के भी ओवर प्रोडक्शन को बढ़ाकर भी हम प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ये पार्ट मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि कुछ इसमें हार्ड नहीं है, इसको ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। जहाँ पे मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ कि वायरसेस के केस में हम वायरस की कोट प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये सब चीज़ों में क्या है ना कि कुछ उनकी अनयूजुअल प्रॉपर्टी होती है जो रेजिस्टेंट में हेल्प करती हैं। समझ रहे हैं?
या उसको आप रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, उसको ओवर एक्सप्रेस करके किसी भी स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें आपका वायरस हो गया, हर्बिसाइड से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। ड्रॉट वाली स्टोरी आती है, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो इस तरीके से और इसी में ही आपका फ्लेवर सेवर टोमेटो वाली स्टोरी आती है, वो भी आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने देख लिया। इसके बाद एक क्वेश्चन आपकी है जो कि क्वेश्चन आईडी 695 है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स इन द प्लांट। तो कुल मिला के आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग, जिसको हम प्यार से आरएनए आई मेथड बोलते हैं, जो कि यूज किया जाता है प्लांट के केस में, जिसमें हम प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि आरएनए इनहिबिटरी आरएनए का यूज करते हैं। हालांकि बेसिकली ये क्या होते हैं, इस टेक्नोलॉजी में बेसिकली यही होता है कि जो आपका आरएनए होता है वो आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। लेकिन अगर इसको हम डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट कर दें तो क्या होगा, जो कि एक अनयूजुअल चीजें होगी, जिससे क्या होगा कि वो प्रॉपर्टी जो होती है वो हिंड्रेंस करती है, समझ रहे हैं, जिससे क्या होता है कि उसका डिग्रेडेशन हो जाता है। तो इसी बेसिस पे हम इसको पूरा करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका रिस्क कॉम्प्लेक्स बनता है, जब इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, रिस्क कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो रिस्क कॉम्प्लेक्स में जो एक प्रोटीन होती है जिसको हम एर्गोनॉट बोलते हैं, जो कि एक तरीके का आरएनए क्लीविंग एंजाइम का काम करता है। बेस्ट अंडरस्टूड मैकेनिज्म ऑफ जीन साइलेंसिंग जो होता है वो आपका रिस्क मीडिएटेड क्लीवेज होता है या स्लाइसिंग होता है ऑफ द टारगेट एमआरएनए को क्लीव कर देते हैं। हाउएवर मेनी ऑर्गेनिज्म हैव मल्टीपल मेंबर ऑफ एर्गोनॉट। तो ये आपका वाटसन का एक्सप्लेनेशन है जो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। बाकी फिगर के माध्यम से मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसा कि आपका माइक्रो आरएनए है, तो सबसे पहला प्रश्न आपका यही आता है कि इसकी कौन सा आरएनए पॉलीमरेज इसको ट्रांसक्राइब करेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड करता है, जब इसको ट्रांसक्राइब करता है तो यहाँ पे आपका प्री एमआईआरएनए बनता है। फिर यहाँ पे जब इसकी पूरी प्रोसेसिंग पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे आपको ड्रोसा पाशा ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे ड्रोसा एक एंजाइम होता है जिससे यहाँ पे इसको प्रोसेसिंग किया जाता है, जिससे आपका प्री एमआईआरएनए बनेगा। फिर चूंकि ये कहानी न्यूक्लियस में चल रही है, न्यूक्लियस से इंपोर्ट करने के लिए आपको रैन प्रोटीन्स की जीटीपी की आवश्यकता होती है। और रैन में एन याद रखिएगा, एन से न्यूक्लियस होता है और एन से रैन होता है। हालांकि इस फैमिली में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आपका रैस आपने पढ़ा होगा, रैप पढ़ा होगा, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस चार्ट को देख लीजिएगा कौन चीज़ें कहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। बाकी अगर आपको रैन याद करना होगा तो ये न्यूक्लियस के लिए होता है, यहीं से नाम इसका ड्राइव हुआ है, ठीक है। तो रैन की मदद से यहाँ पे एक्सपोर्टिन 5 होता है जो इसको क्या करेगा, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट कर देगा। थर्ड स्टेप में आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, डाइकर एंजाइम होता है जो इसको थोड़ा सा क्लीवेज करता है। क्लीवेज करने के बाद क्या होता है, एमआईआरएनए एंटीसेंस डुप्लेक्स बन जाता है। यहाँ पर फिर आपको मैच्योर एमआईआरएनए मिलेगा। फिर यहाँ पे रिस्क कॉम्प्लेक्स आके इस पे बाइंड करता है, एर्गोनॉट प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, जिससे फाइनली इसको क्या कर दिया जाता है, डिग्रेड कर दिया जाता है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। बाकी ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक बहुत ही हॉट स्पॉट टॉपिक है, जहाँ पे काफ़ी चीज़ें पढ़ने को है, काफ़ी एक डिटेल मैकेनिज्म होती है जो कि अभी आपको उतना नहीं समझ में आया होगा। बट यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखिएगा, रिस्क कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो वहाँ पे एर्गोनॉट प्रोटीन्स जो होती हैं वो हेल्प करती हैं, जो मैसेंजर आरएनए को क्लीव कर देती हैं। और इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, यूज करके जीन को साइलेंसिंग करने का मेथड करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जिससे हम किसी भी चीज़ों की ग्रोथ या कह सकते हैं जो हमारी अनवांटेड चीज़ें हैं उनको हम इनिबिट कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यानी कि यहाँ पर जो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा वो आपका एर्गोनाउट निकल कर आएगा, जो कि 277 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि आप देख सकते हैं 695 का राइट आंसर आपका 277 है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हमने 4-5 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और जो कि आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आपका पूछा गया है, क्वेश्चन आईडी आपकी 643 है कि कोई आपकी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि ए से बी में जा रही है और बी से ए में जा रही है। तो यहाँ पे उन्होंने फ्री एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में आपको ग्राफ बनाया है, जैसे आपने एंजाइम्स वगैरह में देखा होगा। तो यहाँ तक की जो एनर्जी है वो आपकी E1 है, इसके बाद ये वाली एनर्जी जो है वो आपकी E3 है। तो इसी के बेसिस पे आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको बनाने हैं। तो जैसा कि आप देख लीजिए, द रेट एट विच ए चेंजेस टू बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द E1, यानी कि जिस रेट से ए और बी में कन्वर्ट हो रहा है वो E1 पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं डिपेंड करता है भाई, यहाँ से तो ये ग्राफ ऊपर उठ रहा है, तो यानी कि जब तक इसको E1 वाली एनर्जी नहीं मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी, ये ग्राफ ऊपर नहीं उठेगा। समझ रहे हैं बात को। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा।
इसके बाद कह रहा है द रेट एट विच बी कन्वर्ट टू ए इज डिटरमाइंड बाय द ई3। तो यानी कि अगर आपका बी से आपको वापस की तरफ आना है तो यहाँ से ग्राफ आपको उठाना होगा जो ई3 आपको पोटेंशियल एनर्जी देनी होगी। तो यानी कि ये बात आपकी जो है वो आपकी ट्रू है। इसके अलावा कह रहा है द रेट एट विच ए कन्वर्ट टू बी इज डिटरमाइंड बाय द ए2। यानी कि अगर आपको ए से बी में जाना है तो आप ई2 की मदद से जा सकते हैं। नहीं भैया, ये तो अलग पोटेंशियल एनर्जी है, उससे कोई लेना देना नहीं है, बस इसको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे बनाया है, जो कि इसका थ्रेशोल्ड तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, समझ रहे हैं। ये तो उन्होंने फर्जी में मेजरमेंट कर दिया है ई2 को, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि द रेट एट विच बी कन्वर्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ई3। यानी कि जो आपका बी से ए कन्वर्ट हो रहा है वो ई3 से इंडिपेंडेंट है। तो ऐसा बात नहीं है, वो डिपेंडेंट है ई3 पे, तभी हम उसके रेट को यहाँ से ई3 से डिफाइन कर सकते हैं। तो यानी कि ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका 643 का 2570 जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, जहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं, और आगे आने वाले वीडियोस में जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉर्ट आउट कर देंगे। और आशा है कि आपकी भी तैयारी अब काफ़ी अच्छे से चल रही होगी, जहाँ पे हम बहुत सारे पार्ट्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आई होगी तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। बाकी इस पर्टिकुलर चीज़ों को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।